हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे थे एनर्जी नीड्स एंड इंटरैक्शंस और इसमें हमने लाइट और उसके फिनोमेनास को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस किया और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट सबसे पहले कुछ रियल लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज को समझते हैं और तब आगे बढ़ेंगे। आपने एक ग्लास पानी का लिया और उसमें एक नींबू डाल दिया तो नींबू बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? एक स्विमिंग पूल या एक पानी की बाल्टी को अगर आप बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो कम लगती है। पानी की बाल्टी देख के ऐसा लगता है कि इसमें कम पानी भरा है। उसी तरीके से ये सारे फिनोमेनास जो हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। अगर एक ग्लास स्लैब को हम एक पेपर के ऊपर रखें और उस ग्लास स्लैब के थ्रू जो पेपर की लाइंस हैं या जो टेक्स्ट है उनको देखें तो वो टेक्स्ट भी उठा हुआ दिखता है। सारे फिनोमेनास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होते हैं। तो समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। When light travels from one medium to another medium, its direction changes, and this change in direction of light is known as refraction of light. यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आएगा और यही डायरेक्शन का चेंज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि ये डायरेक्शन का चेंज आता क्यों है? तो समझते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो मीडियम की डेंसिटी की वजह से वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा और इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से डायरेक्शन का चेंज आएगा। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स एनी मीडियम फ्रॉम एनी डिफरेंट मीडियम एंड ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डायरेक्शन कौन सी होगी वो समझते हैं। तो जब लाइट ट्रेवल करती है एक रेयर मीडियम से एक डेंस मीडियम की तरफ तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जब लाइट ट्रेवल करती है एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम की तरफ तो जो लाइट होती है वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज थे ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। तो लॉज समझते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में स्टेब्लिश्ड होंगे। दैट फॉर्म्स आवर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। यानी कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट रहता है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हमें समझनी है वो समझनी है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से कैसे होता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई और क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो रहा है तो इंसिडेंट रे ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करी और ये रिफ्लेक्टेड रे बन के ग्लास स्लैब के अंदर घुस गई। जब ये ग्लास स्लैब के दूसरे फेस के पास पहुंचेगी तो फिर दोबारा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है वो फिर दोबारा चेंज होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन अब सेकंड केस में ये हो जाएगी मेरी इंसिडेंट रे और जो रे ऑफ लाइट बाहर निकली वो हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और लास्ट जो बाहर निकलने वाला एंगल है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने वाली है कि हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और हमारी इमर्जेंट रे की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, बट इनके पाथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये है हमारा एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के बाद अब हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
यानी कि n21, n is refractive index, is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, जिसे शॉर्ट फॉर्म में v1 upon v2 भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर मुझे n12 निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v2 अपॉन v1। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे समझते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी दो मीडियम अगर हम कंसिडर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अगर एक मीडियम एयर या वैक्यूम हो गया तब कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम C यूज करते हैं, C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि N, जिसे कभी कभी हम NM भी कहते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको हम कहते हैं V। सो फॉर्मूला हो जाता है NM इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज N इज इक्वल्स टू C अपॉन V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब इतनी इंटरेस्टिंग बातें समझी हैं तो आज का टास्क देख लेते हैं। आपका टास्क होगा जो पहला है, a ray of light falls normally on a rectangular glass slab. Draw a ray diagram showing the path of ray till it emerges out of the slab. और दूसरा टास्क होगा, how is the refractive index of a material related to real and apparent depth, velocity of light in vacuum or air to velocity of light in given medium. That's your task. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.